मोर ऑन टॉक पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन टू टॉक डिस्कस किया था, जिसमें हमने टॉक के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास टॉक जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, और इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास क्या आता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, यानी कि ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। आर जो है हमारे पास मोमेंट आर्म है, और स्टूडेंट्स एफ जो है वो हमारे पास फोर्स है जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे। ठीक है, और उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास टॉर्क कहलाता है। अब आज हम जो है जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम रिजिड बॉडीज के लिए। ठीक है, रिजिड बॉडीज के लिए हम लोग जो है वो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब रिजिड बॉडी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो बॉडी होती है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक उनकी फिक्स पोजीशंस होती है। जैसे हम सॉलिड्स की बात करते हैं वो हमारे पास रिजिड बॉडीज में आ जाती हैं। अब यहाँ भी हम एक रिजिड बॉडी मैं आपको शो कराने जा रही हूँ जो कि फिगर में दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे अगर मैं एक फोर्स लगाती हूँ इस पे, यहाँ मैं एक फोर्स की आपको डायरेक्शन दिखा देती हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्स है जो कि इस पॉइंट पी पॉइंट पे एक्ट कर रही है। अगर पी पॉइंट पे फोर्स एक्ट करती है तो वो इस बॉडी को जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगी, और ए भी जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। अब सेंटर पॉइंट से यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रॉड है, यानी कि यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास एक बॉल है जो कि रॉड के साथ अटैच है, और उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ ओ से डिनोट किया गया है। अगर हम देखें कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं आर से डिनोट कर दूं तो आर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ जहां से हम अप्लाई कर रहे होते हैं फोर्स, वहां से हमारे पास सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, और आर की डिपेंडेंस जो सॉरी टॉर्क की जो डिपेंडेंस है वो हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स पे जो है वो इक्वली जो है वो डिपेंड कर रही है। अब अगर हम फोर्स जो कि इस पे अप्लाई हो रही है रिजिड बॉडी पे, इस फोर्स के अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट का मेथड अगर इसमें अप्लाई करें, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं उसको एक डार्क कलर से शो कर देती हूँ, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एफ कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ कॉज ऑफ थीटा। और ये हमारे पास एंगल जो है यानी कि एंगल बिटवीन एफ और आर जो है वो हमने क्या लिया, यहाँ थीटा लिया। ठीक है, और ये हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा आ गया। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो एफ कॉज ऑफ थीटा का स्टूडेंट्स कंपोनेंट था, यानी कि यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ कि एफ कॉज ऑफ थीटा का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, यानी कि वो और हमारे पास आर जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है या फिर यूनि डायरेक्शनल है या फिर एक डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ आर का क्या मतलब है कि आर की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, यानी कि मोमेंट आर्म की जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन और ये एफ कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन हमारे पास एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। और जबकि एफ साइन ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू आर है। ठीक है, हमारे पास यानी कि एफ साइन ऑफ थीटा और आर के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो हमारे पास 90 का एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू आर है। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट होगा जो कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो वो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा इंटू आर। ठीक है, अब मैंने एफ साइन ऑफ थीटा इंटू आर क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या है वो हम देखते हैं कि हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा जो है उसकी डायरेक्शन क्योंकि आर की डायरेक्शन में आ रही है, और उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन में से वो लाइन जो है वो पास आउट कर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट में से पास कर रही है। और इस चीज में ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट होगा यानी कि एफ कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगा टॉर्क प्रोड्यूस करने में, यानी कि इसका कोई किरदार नहीं होगा कि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। सो ओनली जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, एफ साइन ऑफ थीटा, जो कि परपेंडिकुलर है आर के। इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह से आपने देखा था कि हमने
इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो एक डोर की एग्जांपल दी थी कि डोर का जो हैंडल है उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इसको मूव कराने के लिए, यानी कि इसको खोलने या बंद करने में। और ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सिस ऑफ, मतलब कि जिस एक्सिस के अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है। और ये जो है ये डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो ये आर होगा। अगर मैं आर की ही डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा दूं तो ये जो डोर होगा ये ओपन या क्लोज नहीं हो पाएगा, यानी कि इसमें कोई कोई जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ भी यही चीज समझती हूँ कि एफ कॉज ऑफ थीटा जो है वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, वो उसी एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि जो पिवट पॉइंट में से पास करिए, यानी कि जो लाइन पिवट पॉइंट से पास करिए उसी की डायरेक्शन में एफ कॉज ऑफ थीटा लाई करता है। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ एफ साइन ऑफ थीटा का सिर्फ कंपोनेंट लिखा है, और यहाँ हम लिख सकते हैं आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। अब क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो हमने पढ़ा है कि हमारे पास टॉर्क जो है वो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आर क्रॉस एफ का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो थीटा है ये हमारे पास बेसिकली एंगल है, ये हमारे पास एंगल है बिटवीन आर और एफ, यानी कि थीटा जो है वो हमारा एंगल बता रहा है बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है। आर और एफ के दरमियान जो है ये बी स्लैश डब्ल्यू जो है मैंने बिटवीन के लिए लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिगर में भी थीटा जो एंगल है वो हमारे पास आर और एफ के दरमियान जो एंगल है उसको शो किया जा रहा है विद द एंगल थीटा। ठीक है। अब अगर हम देखें कि यहाँ हमारे पास जो इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। यानी कि राइट हैंड रूल जो है वो हमें डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की। और उसके लिए जिस तरह से यहाँ मैं अगर फिगर पेश कर देती हूँ, ये हमारे पास राइट हैंड रूल की फिगर आ गई। अब यहाँ इसकी फॉर्मूला भी मैं डायरेक्शन भी लिख देती हूँ, यानी कि ये पिछले वाले में तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, अब इसके साथ इसका डायरेक्शन भी आ जाएगी, आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। और एन हैट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। अब इधर इस फिगर में आप देखें कि राइट हैंड रूल के जरिए जो है फिंगर्स को जो है वो उसके मुताबिक रखा गया, यानी कि ये जो है हमारे पास आपकी जो पॉइंटर वाली फिंगर है ये आपको आर की डायरेक्शन में नजर आ रही है। ठीक है। मिडल फिंगर जो है वो हमारे पास एफ की डायरेक्शन में, एफ साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन में, यहाँ मोर स्पेसिफिकली एफ साइन ऑफ थीटा लिखना चाहिए, एफ साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो हमें बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिसमें हमने आर और एफ रखा होता है, यानी कि जिस प्लेन में हमारे पास आर और एफ लाई कर रहा है, यानी कि आर और एफ साइन ऑफ थीटा लाई कर रहा है, उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एन हैट लाई करेगा। ठीक। और इसका जो अब ये तो डायरेक्शन पे बात होगी। अब यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट जो है यूनिट ऑफ टॉर्क हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि आर जो है वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है। और फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर होती है, तो न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास इसका जो है यूनिट आ जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम जिस तरह से हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रखा है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हम ये जानते हैं कि जब हम फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास कार है या कोई बॉडी है जिसका कुछ मैस है, और अगर हम उसमें फोर्स लगाएं, एफ फोर्स लगाएं, तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास टॉर्क है स्टूडेंट्स वो हमें बताता है कि अगर हम किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको रोटेट कराते हैं, तो उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसे मैं अल्फा से अगर डिनोट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास जो है ये हमें बताएगा कि इस बॉडी में कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है। जिस तरह से हमें लीनियर केस में हमें या फिर ट्रांसलेटरी केस में हमें फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रही होती है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर केस में हमें टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है। और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, यानी कि रेस्ट में हो, या फिर वो जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इन दोनों केसेस में जो है हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो होगी, टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो एक
एक मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के साथ उसमें वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उसकी वेलोसिटी में जो सॉरी मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वहाँ पर एसेलरेशन कराती है। जब उसमें चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, तो इसका मतलब है कि उनके उसके पास एंगुलर एसेलरेशन जीरो होगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, जिसकी वजह से हमारे पास टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। जब एंगुलर एसेलरेशन नहीं होगी किसी बॉडी में स्टूडेंट्स, तो उसका टॉर्क भी नहीं होगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टॉर्क।